IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, IDBI, अच्छा दे ही रखा है, IDBI इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया कब एस्टेब्लिश किया गया था बेटा जी? कब एस्टेब्लिश किया गया था? तो ये एस्टेब्लिश कब किया गया है बताएंगे। अरे भैया कुछ 62 बता रहे हैं, कुछ 66 बता रहे हैं, कुछ 64 बता रहे हैं, ऐसे तो काम ना चलेगा। मैं तो हेडक्वार्टर पूछना चाह रही थी, तुम तो यहीं कंफ्यूज हो, तुम तो यहीं कंफ्यूज हो। बहुत बढ़िया, जुलाई 1964। हेडक्वार्टर कहाँ है बेटा जी? मुंबई में। कहाँ है हेडक्वार्टर? मुंबई में है हेडक्वार्टर। अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष कौन है? तो टी मनोहरन है इस समय, टी मनोहरन है इस समय। ठीक है जी बेटा जी, बहुत बढ़िया। IDBI की स्थापना जुलाई 1964 में की गई, हेडक्वार्टर मुंबई, वर्तमान अध्यक्ष टी मनोहरन है बेटा जी। आ जाएंगे आगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, आपसे कहा गया है ना इकोनॉमिक्स में आपको कृषि के क्षेत्र में, IT क्षेत्र में जो भी चेंजेस आए हैं, वित्त के क्षेत्र में जो नए चेंजेस आए हैं वो पूछे जाएंगे। तो बेटा जी बहुत इंपॉर्टेंट बात बनती है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कब शुरू की गई है? कब शुरू की गई है? 2019 या 2018? मेरे हिसाब से 2018 है। 19 कैसे बता रहे हो भाई? 19 कैसे बता रहे हो? इस योजना की शुरुआत 2018 में हो गई थी, 19 नहीं है यार। एक बार चेक करना, एक बार चेक करना। हाँ 2018 थी, दिसंबर में 2018 में थी। कंफ्यूज कैसे हो रहे? कंफ्यूज मत हो भाई। 2018 लगाओ, 1 दिसंबर 2018, 1 दिसंबर 2018 में। और प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था कि हम 4 महीने में 2000 रुपए की किश्त देंगे। क्या देंगे? 2000 रुपए की क्या देंगे? किश्त देंगे, किश्त। 2000 रुपए की किश्त देंगे। ठीक है, इस तरीके से हम पूरे साल में कितनी किश्त देंगे? पूरे साल में 3 किश्त। और कितने पैसे बेटा जी? 3 किश्त। और पैसा कितना पहुंचेगा? 6000 रुपए पहुंच जाएगा। ठीक है, 6000 रुपए पहुंच जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना में अधिकतम राशि कितनी आवंटित की गई थी? अच्छा, किस क्षेत्र में आवंटित की गई है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से लेकर 2012 तक रही। इसका एम जो था, नारा है ना, नारा क्या था? समग्र विकास। नारा था समग्र, ओवरऑल विकास। लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा ध्यान किस पे दिया गया था? सबसे ज्यादा ध्यान किस पे दिया गया था? बेटा 2018 है, 2018 है। जितना मैंने पढ़ा है 2018 है, 2019 नहीं है। एक बच्चा बता भी रहा है इधर कि अंकित सर ने भी 2018 बताया है। 2018 है बेटा, 2018 है। और कोई दिक्कत नहीं है, एक बार आप भी देख के आओगे, एक बार मैं भी देख के आऊंगी। और एक सोर्स से नहीं देखेंगे, 3-4 सोर्स से देखेंगे। ठीक है ना? तो कंफ्यूजन खत्म ही हो जाएगा। हमारा एम क्या है? सही चीज पे पहुंचना। ठीक है बेटा, आ जाओ, चलो फटाफट से आ जाओ, आ जाओ। ये लाल मुंह वाला बांदर कौन है? पकड़ लो इसको। हाँ आ जाओ, जल्दी से बताएंगे किस क्षेत्र पे सबसे ज्यादा ध्यान? क्या ऊर्जा क्षेत्र पर, या भौतिक अधोसंरचना के लिए, या कृषि और सिंचाई के लिए, या शिक्षा के लिए? तो पकड़ लो इस बात को कि सबसे ज्यादा ध्यान 11वीं पंचवर्षीय योजना में किस चीज पे दिया गया था? शिक्षा पर। वो भी कब? हायर एजुकेशन। ये कहा गया था कि हायर एजुकेशन में, हायर क्लासेस में, हायर एजुकेशन के पर ध्यान, हायर एजुकेशन पर ध्यान, कि हायर क्लासेस में बच्चा ज्यादा से ज्यादा क्या करे? एडमिशन ले, एनरोल करे बच्चा अपने आप को ज्यादा से ज्यादा, अपने आप को ज्यादा से ज्यादा क्या करे? एनरोल करे। ठीक है, एनरोलमेंट पे ज्यादा ध्यान, सबसे ज्यादा। ठीक है, आ रही बात समझ में? ठीक है, क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु की, साइंस को देखेंगे, किसी वस्तु की खाली स्थान सरल रेखीय गति के दौरान किसी भी समय अंतराल में वस्तु की स्पीड में परिवर्तन न के बराबर होता है। आपको बताना है कि कोई वस्तु है,
वो एक सरल रेखी गति में चल रही है, एक सरल रेखा में चल रही है, उसकी गति में कोई भी टाइम इंटरवल चेंज हो जाए या इवन उसकी स्पीड में भी किसी तरीके का कोई चेंज नहीं होता है, ये कब होगा? जब वो सरल रेखीय होगी, सापेक्ष होगी, साम्य होगी या एक समान सरल रेखीय गति में चलेगी। जब वो एक समान सरल रेखीय गति में चलेगी तब, और स्पीड में भी कोई चेंज नहीं होगा, जब वो एक समान सरल रेखीय गति में चलेगी, चाहे टाइम इंटरवल कितना भी चेंज हो जाए। ठीक, रॉकेट जो हैं, जो चलते हैं, वो किस सिद्धांत पर चलते हैं भाई? रॉकेट छोड़े जाते हैं, किस सिद्धांत पर काम करता है रॉकेट? रॉकेट झूम करके उड़ता है, ठीक है। हाँ, 2018 ही बता रहा है ना गूगल, देख लेना और देख लेना, काहे परेशान हो रहे? उसी क्वेश्चन पे अटक गए। हमने क्या कहा, अगर इसमें कहीं कोई दिक्कत है तो आप भी देखेंगे, मैं भी देखूंगी। मैंने भैया 2018 पढ़ा है, आप कह रहे हो नहीं हमने कहीं 2019 पढ़ा है, तो देख लेंगे। अब यहाँ पे एक चीज और क्लियर हो गई कि भाई अंकित सर ने भी 2018 बताया, गूगल पे भी 2018 मिल रहा है आपको, आप 2-4 जगह और देख लेना, क्यों परेशान हो? अब इधर ध्यान दे लो। ठीक, आ जाओ। तुम एक काम करना, तुम सीधे मोदी जी से पूछना कब करे हो शुरू, बता नहीं रहे हो, शुरू कब करे हो बताओ जल्दी से। तुम सीधे मोदी जी से पूछ लेना। अब तो तसल्ली में थम जाओ, वरना पढ़ ना पाओगे यहां। ठीक, दिमाग में वही चलेगा। ठीक, क्या रहेगा? न्यूटन का तीसरा नियम काम करेगा। क्या कहता है न्यूटन का तीसरा नियम? कि कोई भी एक्शन होता है तो उसके अगेंस्ट इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में उसका रिएक्शन होता है। जैसे आप ऐसे खींच के रबड़ और वो जो पेपर को ऐसे गुठरी सी बना के और फट खींच के ऐसे करके मारते थे तो फट से यहां पे भी लगती थी, ठीक है ना। तो किसी भी एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन होगा। तो भैया रॉकेट जो है वो जब ऊपर चला तो उसका जो इंजन है उसने ईंधन को यानी गैस को नीचे की तरफ स्पीड से फेंका बाहर की तरफ, और फिर इसी गैस ने प्रेशर क्रिएट करके रॉकेट ऊपर उड़वा दिया। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। पहला लॉ क्या कहता है कि कोई वस्तु अगर विराम की अवस्था में है तो विराम रहेगी, कोई वस्तु अगर वर्किंग अवस्था में है तो वर्किंग रहेगी, चलायमान है तो चलायमान रहेगी, और कोई विराम की अवस्था में तो विराम अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर बाहरी बल नहीं लगाया जाता है। वो प्रथम नियम होता है। आओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन। घर में सबके आम डलते हैं, अमिया का अचार डलता है सबके घर में। कच्चे आम भैया सिकुड़ जाते हैं जब मम्मी लवण जल में यानी कि मम्मी नमक के पानी में या नमक लगा के भी मम्मी छोड़ देती हैं, तो तब कच्चे आम सिकुड़ जाते हैं। जब अचार बनाती हैं तो मम्मी लवण जल में उन्हें छोड़ देती हैं, तो ऐसे में बताओ उनका अचार बनाते समय सिकुड़ गए। साइंस के अकॉर्डिंग कौन सी घटना चल रही है जो आपकी मम्मियां, हमारी मम्मियां सब यूज कर रही हैं? कौन सी चल रही है? परासरण चल रही है, ऑस्मोसिस चल रहा है। ये मैंने पहले भी बताया था। ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस का सीधा मतलब है जब अणु कम सांद्रता से, समझना तुम, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ जाते हैं। किधर जाते हैं? अधिक सांद्रता की तरफ जाते हैं। अधिक सांद्रता यानी कंसंट्रेशन, सांद्रता की तरफ जाते हैं, की तरफ मूव करते हैं, ठीक है, की तरफ जाते हैं। तो कोई भी अणु होगा वो कम कंसंट्रेशन से अधिक कंसंट्रेशन की तरफ भागेगा। जैसे दो तरीके का होता है ये ऑस्मोसिस या परासरण, दो तरीके का होता है। एक तो है बाह्य परासरण, एक बाह्य, और एक होता है आंतरिक। आंतरिक परासरण का एग्जाम्पल मैंने पहले भी दिया था, किशमिश का पानी में फूलना। किशमिश का पानी में फूलना, किशमिश पानी में क्यों फूली बेटा? में फूलना क्योंकि जल के अणु में कम सांद्रता थी लेकिन किशमिश के अंदर अधिक सांद्रता थी, तो जल के अणु किशमिश की तरफ भागे और किशमिश सूखी ठिठरी से मोटी हो गई। किशमिश सूखी ठिठरी से क्या हो गई? मोटी हो गई। तो आंतरिक परासरण क्या होगा बेटा जी? कि जब
किसी कोशिका के अंदर पानी घुस जाए तो उसे कहना आप आंतरिक परासरण। बाह्य परासरण क्या है? जब किसी कोशिका से पानी बाहर की तरफ खिंच जाएगा वो क्या होगा? वो बाह्य परासरण होगा। तो अचार का जो हुआ, ये जो आम का अचार है, आम सिकुड़ गए भैया, ये बाह्य परासरण हो गया। इनके अंदर की कंसंट्रेशन बाहर निकल गई, इनके अंदर की कंसंट्रेशन बाहर निकल गई, क्योंकि कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ जाएंगे। वो ज्यादा लवणीय पानी है तो लवणीय पानी में सांद्रता ज्यादा होगी, कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। चलो बेटा जी, अब आओ, आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल कह लो, फूड कैनाल कह लो, ये एक लंबी सी नली होती है। कहां से लेके कहां तक चलती है? आपकी आहार नाल कहां से लेकर कहां तक चलेगी? दीदी मोनिका क्या बोल रही है? क्या कह रही है? आम खाएगी? मोनिका क्या कह रही हो? आम खाओगी? आम खाएंगी मोनिका? हाँ, आम खाना है तुम्हें? कौन है आम खाने वाला? शुक्रिया अंकित यादव जी, आ जाओ आओ आओ जल्दी बताओ। देखो तुरंत खड़े हो गए, आम खाएंगे। अरे पहले अपने पके हुए फल खा लो, ढंग से पढ़ लो, इसका मीठा फल मिलेगा। हाँ, आम खाएंगे। बताओ कहां से लेके कहां तक? मुंह से अमाशय तक। अच्छा जी, मुंह से अमाशय तक जाती है। अरे सारा हिसाब लगाओ, काहे तुम बेइज्जती करा रहे हो भावना मैम की? हैं क्यों रहे हो? तो कतई नाश कर दे रहे हो, हैं? इतना बेसिक ना जान रहे हो? हंस हंस के जवाब दे रहे हैं। ए ए, अरे डी होगा, शाबाश, डी होगा। ए वालों, डी नहीं, डी होगा, ए नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सुनो, अब ध्यान से सुनो। आहार नाल पहले मुंह से शुरू हुई, फिर गला, फिर ईसोफेगस, ग्रास नली, फिर आपका अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, रेक्टम जिसे मूत्राशय कहते हो आप, सॉरी, जो मलमूत्र विसर्जन का वो होता है सबसे पहले, फिर अंत में जाके क्या आएगा? गुदा आएगी, एंड में जाके क्या आएगा? एनस आएगा। बताओ, मलाशय, रेक्टम, मलाशय, बताओ। ठीक है करिश्मा, आपका नाम ले लिया, ऐसे मत बनो, ठीक? तो क्या पूरे लिखाए जाएं? बताओ, ये तो पता होना चाहिए ना। बताओ, ए बता रहे हैं मुंह से अमाशय तक, उसके बाद अमाशय में ले जाके छोड़ दो। ना तो स्मॉल इंटेस्टाइन में पचवाओ, ना लार्ज इंटेस्टाइन में पचवाओ, ना रेक्टम में पहुंचवाओ, बस पेट में ही छोड़ दो उसको। शाबाश, अरे वाह मेरे साइंस के कारनामों, बहुत बढ़िया, बहुत जोरदार, क्या बात है, क्या बात है। कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट, देखो बेटा, जो कठोर जल होगा ना, कठोर जल, वहां साबुन झाग ही नहीं बना पाएगा। तो ऐसे में जहां कठोर जल होगा वहां डिटर्जेंट में कपड़े धोए जाएंगे। और डिटर्जेंट में क्या होता है? डिटर्जेंट में होता है सल्फोनेट। डिटर्जेंट में क्या होता है? सल्फोनेट होता है, जिसकी वजह से कपड़े ढंग से धुल जाएंगे। शाबाश सूर्या बेटा।